नमस्ते दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग का जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी हुआ ना उसका सब्जेक्टिव का सारा प्रश्न उत्तर। इससे पहले जितना सारा मॉडल पेपर था सभी का सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। सभी का आंसर इतना आसान है कि पढ़ते ही समझ जाओगे, ठीक है। आंसर आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, फटाफट से हिंदी को समझ लेते हैं और इसके साथ मॉडल पेपर समाप्त होगा और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज महातांडव स्टार्ट होगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमर को कस लीजिए, बैठ लीजिए और वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आएंगे। पढ़िए अच्छे से, भाई बोर्ड एग्जाम फोड़ना है ना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल है, देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो देखिए उद्धव के जो उद्धव है, उद्धव कौन रहता है, जो गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर आती है। कहानी कुछ ऐसा है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्यार की में तड़प रही है, उसके इंतजार कर रही है गोपियां, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं आते हैं। कौन आते हैं, एक संदेशा भेजते हैं उद्धव के हाथों और कहते हैं कि आप लोग योग की साधना में चले जाइए, यानी भगवान का ध्यान कीजिए, ठीक है। तो गोपियों को उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते के समान और तेल के मटके के समान लगती है, मतलब की गई है। क्यों, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उस पर जल का एक बूंद नहीं टिकता, जिस प्रकार तेल का मटका, ठीक है, अगर जल में उसको डुबाओगे तो उसमें एक बूंद तेल का नहीं टिकेगा, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, उनके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। तो इसका अर्थ बस इतना सा ही है कि किससे तुलना की गई, कमल के पत्ते और तेल के मटके से। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो देखिए निराला क्या था, एक क्रांतिकारी कवि थे, वो लोग क्रांति चाहते थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे और इसीलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए, क्यों गरजना हड़ 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 गरजता एकदम चेतना जागृत हो जाएगी, चेतना जागृत करने के लिए बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा है होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा हंसता है ना, मतलब दंतुरित मुस्कान, जब छोटे छोटे एकदम दांत निकले होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जब बच्चा हंसता है तो उसके जो कवि है यानी जो उसके पिता है उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव, और वह उसके सुंदर और मोहक मुख पर छाई मनोहारी मुस्कान देखकर प्रसन्न हो जाता है। भाई उसका पिता जो होता है, कवि होता है ना, उसका मुस्कान देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो बस सिंपल सी बात है कि अति लघु उत्तर है, ज़्यादा बड़ा लिखना है नहीं आप लोगों को। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो बच्चे की मुस्कान देखकर पूरा प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से झूम उठता है। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की दो रचनाओं का नाम, यानी इनके द्वारा लिखी गई रचना का नाम लिखना है, ठीक है। तो गिरिजा कुमार माथुर द्वारा छाया मत छूना हो गया और यशपाल के द्वारा लखनवी अंदाज, ये दो लिखा है। अगला, नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाया था। किसने, जो वहाँ कस्बा था, वहाँ के जो हाई स्कूल थे, वहाँ के जो ड्राइंग मास्टर थे ना, उनका नाम था मोतीलाल, उन्हीं ने इसको बनाया था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। तो याद रखिए बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी, कबीरपंथी होती थी, वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे, कबीर जैसे, ठीक है, लंबा। तो बाल गोविंद भगत कबीरपंथी टोपी पहनते थे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। लखनवी अंदाज जो पाठ है दोस्तों, इसमें उसने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। देखो क्यों खरीदा। लेखक यशपाल भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। वो क्या चाहता कि सेकंड क्लास खरीदेगा, जनरल खरीदेगा तो भाई कितना भीड़ होगा, भाई भीड़ में उसको दिक्कत होगा, सोच नहीं पाएगा, ठेसी हो जाएगा। तो उसने क्या, एकांत में यात्रा करने के लिए उसने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया ताकि वो अपनी जो नई कहानी है उसके बारे में सोच सके। इसके अलावा वो खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाना चाहते थे, ठीक है। मतलब सोचो ना आप, वो माहौल को सोचो, बस आप ट्रेन की खिड़की के सामने बैठे हुए हो, आसपास का प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधे, ट्रेन पार हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लगता है। तो आप नई नई कहानी सोच सकते हो उस वक्त, इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। क्लियर है। अगला क्या देखो, परिमल क्या है। तो परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपने रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे, ठीक है। ये आप लोगों का नौबत खाने में इबादत शायद उसी में है। ये परिमल क्या है, इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है। साहित्यिक संस्था मतलब क्या, इसमें साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं सुनाता होगा, ठीक है। जैसे समझ लो एक मंच टाइप का है परिमल, ठीक है। क्या है, मंच है वहाँ पे साहित्य लोगों का, ठीक है, कवि लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, अब हम लोग अति लघु से लघु उत्तरीय में आ गए, चलिए देख लेते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो देखो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है।
कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन? गोपियां। पर श्री कृष्ण के ना आने के कारण उनका धैर्य टूट गया और प्रेम की मर्यादा न रही। तो प्रेम की मर्यादा न रहने के बात यहाँ हो रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। श्री कृष्ण आएंगे, उनसे हम दो टुक बात करेंगे, अपना मन की बात, अपना दिल का बैठा सुनाएंगे, जैसे आप लोग भी किसी के इंतजार करते हो कि काश मेरे पास आएगी, मैं उसका बात सुनाऊँ, अपने मन की बात सुनाऊंगा, लेकिन वो आती नहीं है। ठीक है, तो ये श्री कृष्ण जी नहीं आए तो कहता है कि प्रेम की मर्यादा नहीं रही। अगला है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो देखो, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे। क्या बोल रहा है? उसकी माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़की का जो नारी सुलभ गुण होगा, नारी में जो गुण होता है सरलता का, निश्चलता का, विनम्रता का, ये गुण तो उनमें बने रहे, परंतु इतने भी कमजोर ना हो पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। ठीक है, मतलब भाई लड़की तो रहना, मतलब अपना जो गुण है उसको मत छोड़ना, बट अगर कहीं अन्याय हो तुम्हारे साथ तो उसका डटकर मुकाबला करना। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके, यानी कोई उसका अन्याय करे तो उसका मुकाबला कर सके। इस वजह से कह रहे थे कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखो, संगतकार कौन होता है पता है? आप देखो, एक मुख्य गायक होता है जो गाना गाता है, ठीक है, और बाकी जो उसके पीछे से ताल में ताल मिलाता है उसको बोलते हैं संगतकार। तो किस प्रकार संगतकार जैसे व्यक्ति, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति को इशारा कर रहा है? तो देखो, संगतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर इंगित करना चाहता है जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुर मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंक देता है। जैसे कोई गायक गाना गा रहा है तो संगतकार उसके पीछे पीछे गा रहा है, तो उसके गाना गायक में एक अलग ही मधुरता आ जाती है। ठीक है, और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस प्रकार के व्यक्तियों का संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार व्यक्तियों को संगत करना चाहता है? ठीक है, जो मतलब ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर सुरों में सुर मिलाकर उसके गायन में नहीं जान फूकता है, पर उसका कोई श्रेय नहीं। जैसे मान लो कहीं पर गाड़ी ठीक हो रहा है, ठीक है, तो आप ये भी एग्जांपल में लिख सकते हो कि मान लीजिए कहीं पर अगर किसी गैरेज में गाड़ी ठीक हो रहा है तो वहाँ पर मुख्य मिस्त्री के साथ कई मिस्त्रियाँ कार्य करती है, तो कई मिस्त्री वहाँ पर संगतकार का उदाहरण है, संगतकार का उदाहरण है। समझ रहे हो? तो ये सारा चीज़ आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए, सेनानी यानी वो स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए लड़ा नहीं था वो, फिर भी उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। देश से उसको बेहद प्रेम था। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत ही सम्मान करते थे, और जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें जो जो भाग लिए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सब का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। वो नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था। क्योंकि वो नेताजी क्या करता था, पर डे चश्मा पहना देता था, तो उसको वो इससे दिखा रहा है कि कितना प्रेम है उसको देश के जो महान क्रांतिकारी वीर लोग हैं उसके प्रति कितना प्रेम था स्वतंत्रता सेनानी के प्रति। इसीलिए सेनानी ना होते भी लोगों से क्या, चश्मे वाले को कैप्टन कहकर पुकारते थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, तो भगत की पुत्रवधू यानी जो उसका बेटे का पत्नी था, ठीक है, उसे अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वो एकमात्र सहारा था, क्योंकि एकमात्र उसका जो बेटा था वो भी मर चुका था। अब उसकी पत्नी जो उसकी पतोहू थी वो सोच रही थी, मतलब पुत्रवधू सोच रही थी कि अगर वो भी उसे छोड़कर चल जाए तो बुढ़ापा में इनका ख्याल कौन रखेगा। पुत्रवधू को इस बात की चिंता है कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बना देगा, बुढ़ापा में उनका सहारा कौन होगा, इसलिए पुत्रवधू उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बिस्मिल्लाह खां को काशी का नाया भेरा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य यंत्र है। यानी सहनाई देखियो ना, शादी में बजता ही बजता है, तो वो जो मंगल ध्वनि होता है वो एक वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, मतलब एक यंत्र ही तो है। भारत में जितने भी सहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है, यानी उनके जैसा कोई बजा ही नहीं सकता था। उनसे बढ़कर सुरीला सहनाई वादक और कोई हुआ ही नहीं अभी तक, इसलिए उन्हें सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है और बेनायाब हीरा भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, नायाब हीरा भी कहा जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? तो देखो, जॉर्ज पंचम एक विदेशी अंग्रेज राजा था, ठीक है, जिसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। क्योंकि पहले भारत में ब्रिटिश का शासन था ना, अंग्रेजों का, तो उस वक्त ये बहुत भारतीयों पर अत्याचार किए थे। किसी हो सकता है भारतीय देशभक्त ने उन पर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए, यानी भाई सोचा चलो अभी जॉर्ज पंचम नहीं है तो अभी उसका मूर्ति है उसी का नाक काट देते हैं हम। ठीक है, तो कोई सच्चा देशभक्त होगा, भारत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा हुआ है, बोले भारत में तेरा मूर्ति लगाएगा, दिया उसका नाक काट। नाक का संबंध इज्जत से होता है तो उसका इज्जत ही काट दिया। समझ रहे हो तुम? पर जॉर्ज पंचम की नाक काटी होगी किसी ने। ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं लिखा है कि किसने काटा है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी ने काटा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सोचकर
गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक को देखो, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया होगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यहाँ उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण, चूंकि गंतोक क्या है मतलब पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, ठीक, पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे होते हैं। समझ लो कितना मेहनत करता है और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती, बोकी मतलब माथे पर देखो तो पहले तो पीछे एक टोकरी होता है, चाय की पत्तियां तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है पर यहाँ के लोगों ने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं गंतोक। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि बड़ा बड़ा उत्तर है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एक मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है जिसे हटाने के लिए अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखना है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले देख लो हेडिंग। सबसे पहले लिखना है सेवा में, उसके बाद श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, कॉमा दे देना। नीचे लाइन में लिखना नगर पालिका कॉमा धनबाद, या फिर जो भी आपका जिला है वो जिला लिख देना। एक लाइन छोड़ के नीचे विषय लिखना, किस लिए है? मोहल्ले की सफाई हेतु, तो लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु, ठीक है। अब लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं पुष्पराज, ठीक है, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पराज कुमार आरम के 4 कॉलोनी सिंदरी का रहने वाला हूँ, यानी आपका जो भी एड्रेस हो लिख देना। हमारे मोहल्ले में विगत कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। सड़कों पर हर जगह कचरा फैला हुआ है। नालियों की सफाई ना होने के कारण पानी सड़कों पर फैल रहा है क्योंकि नाली पूरा भर चुका है। गली में बदबू फैल रही है, मच्छर हो चुके हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले की समस्याओं को नज़र में रखते हुए जल्दी से जल्दी सफाई करने का प्रबंध करें, ठीक है। आपका विश्वासी, धन्यवाद यहाँ लिखा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में धन्यवाद लिख देना नीचे में और दिनांक दे देना इतना, भवदीय पुष्पराज, भवदीय नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ पे भवदीय नहीं होगा, नीचे पे लिखना पुष्पराज। साबुन बनाने वाली कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार किया। तो विज्ञापन बहुत आसान होता है, देख लो। सबसे पहले साबुन बनाने का बोला है ना, तो मैंने उसका नाम दे दिया क्या? हर्बल साबुन या हर्बल सोप भी बोल सकते हो। एक वहां पर एक क्या बोलता टैगलाइन दे दिया क्या कि कीटाणुओं को मारे, सुगंध हवा में लहराए। मतलब भाई वो कीटाणु जो शरीर में रहेगा उसको भी मारेगा और उसका गंध जो साबुन का उसका हवा में लहराएगा। कितना अच्छा स्लोगन दिया है ना, मैंने खुद लिखा है। और पॉइंट्स कुछ लिख देना कि सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, त्वचा को रखे सॉफ्ट, अलग अलग साइज में बोलो देने, 10 का, 20 का, 50 का, 70 का साइज मिल जाएगा। आज ही प्राप्त करें अपने नज़दीकी स्टोर से। टोल फ्री नंबर दे दिया, इस नंबर में कॉल करो और आप जल्दी से मंगाओ। अगर ठंडा का दिन है भाई, नहीं आ रहे हो साबुन मंगा के नहाओ जल्दी। अगला है माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? तो देखो, माता का आंचल पाठ में बचपन की निम्नलिखित तस्वीर बनती है क्या? इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की मनोरम झलक को दिखाया, यानी किस प्रकार से बचपन में वो थे। लेखक ने बताया कि उन्हें माता पिता से बहुत प्यार मिलता था बचपन में। माता पिता के प्रति बच्चों का स्नेह और उनके साथ रिश्ता बहुत ही मधुर था बचपन में, बड़ा में भी रह ही जाता है, ठीक है। ये माता का आंचल पाठ में दिखाई गया है। बच्चों के लिए हर काम क्या होता है? खेल के समान। कोई काम बोलो तो खेल के समान समझेगा वो अपने हमजोलियों के साथ मिट्टी में खेलते थे और बिना खिलौनों के भी अपने जीवन बिताते थे। क्या उसका कोई खिलौना नहीं था, बस वो मिट्टी में खेलते थे और हमजोलियों के साथ, दोस्तों के साथ ही अपना समय बिताते थे बिना खिलौना का। इस पाठ से बच्चों के सरल और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को ज़्यादा देर तक अपने पन में नहीं रखता। हम लोग बच्चा था तो बोले झगड़ते थे, फिर दूसरा दिन बात, लेकिन अभी बड़ा में कोई लड़ाई कर लेगा तो उससे बातें नहीं करोगे ना। खेल खेल में रो देना, हंस देना उनके लिए आम बात थी। खेल खेल में मारपीट हुआ, रो दिया, फिर हंस दिया, फिर खेल दिया, फिर रो दिया, हंस दिया, मतलब इस प्रकार से चलता रहता था भाई। जब कोई संकट आता था तो उनकी माँ की शरण में जाकर छिपते थे, माँ की गोद में जाकर छिप जाते थे। अगला, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। देखो, नार्गे कुशल गाइड था, वो अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में पूरी भरपूर जानकारी थी, इसीलिए वह एक अच्छा गाइड था। गाइड भाई वही अच्छा हो पाएगा जिसको पूरा जानकारी होगा। और एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। क्या क्या गुण? सबसे पहला, एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होगा। मतलब जहां वो गाइडिंग करता है तो उसका तो उस जगह के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी तो वहां के दर्शकों को बताएगा, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास के संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति, कब बारिश होता है, कब ठंडा पड़ता है, सब कुछ। साथ ही साथ इतिहास, वहाँ का इतिहास क्या है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए उस जगह का। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हो। अब मान लो किसी को घुमा रहा है, ठीक है, तो वो अगर कुछ सवाल करते तो उसका जवाब उसको देना होगा ना कि भाई ये कब हुआ था, यहाँ लोग घूमने क्यों आते हैं, सब कुछ उस जगह के बारे में फुल डिटेल्स। अगला प्रश्न देखिए, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है कि वो विश्वासी है
वो विश्वास करने लायक है, ये भी विश्वास दिलाना पड़ता है भ्रमणकर्ता को, क्योंकि लोग सब पर विश्वास तो नहीं करते हैं। तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम करने में अपने कार्य को कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि वह समय पड़ने पर विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके, वो अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। यानी वो उससे बुद्धिमान होना चाहिए, यानी कभी अगर बुरे फंसे तो फिर उससे निकलना भी उसको आना चाहिए। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। और गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको घुमाने ले गया है, ठीक है, उसका पूरा यात्रा में रुचि बना रहे, ऐसे ऐसे बात बोले उस जगह के बारे में ताकि उस लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बने रहते हैं। मतलब कुशल गाइड का जो वाणी है, आवाज है, प्रभावशाली होना चाहिए, तो सुनने पर अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि भाई धीरे धीरे बोल रहा है, उदास होकर बोल रहा है, नहीं, हंस खेल के एकदम अच्छे से बोलना चाहिए। ठीक है, आगे एक पूछा आप लोगों का यहाँ पर 150 संबंधों में निम्न विज्ञानी अभिशाप और एक झारखंड का प्रकृति दृश्य था, तो मैंने लिख दिया प्रस्तावना। आपको लिखना है, इसमें प्रस्तावना लिखना है, महत्व और प्रभाव लिखना है, वरदान लिखना है, अभिशाप लिखना है, दृष्टिकोण लिखना है, उपसंहार लिखना है। ठीक है, देखो मैंने विज्ञान, अभिशाप या वरदान पर सबसे पहले लिखा है संकेत बिंदु, यानी प्रस्तावना क्या है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बना दिया है। यह हमें नए और अनोखे अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही हम कई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। बाकी महत्व और प्रभाव है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, आसान है। उसके बाद किसी एक का भाव स्पष्ट करने बोला है, तो मैंने एक का कर दिया है। बिहसी लखनऊ बोले, भाई ये वाला नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर क्या है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखब कठारू, चहत उड़ावन फूक पहारो। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानु। ठीक है, फिर लक्ष्मण जी की है ना, क्या लक्ष्मण बहुत ही मृदु वाणी में, बहुत ही धीरे स्वर में बोलते हैं, एकदम मृदु प्यार से बोलते हैं। अहो अहो मनुष्य महाभटमानी, अरे आप तो महाभट है, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो। पुनि पुनि मोही देखा वो कुठारू, आप बार बार मुझे अपना कुठारू, अपना जो कुल्हाड़ी है वो दिखा रहे हो, बार बार अपना परसू जो है दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, आप बार बार परसा दिखा करके क्या चाहते हो कि फूंक से पहाड़ उड़ा दे। आप मुझे सिंपल योद्धा समझने का, आप मुझे सामान्य योद्धा समझने की भूल ना करें, मैं भी एक श्रेष्ठ योद्धा हूँ, यहीं पर ये लक्ष्मण जी कहते हैं। तो ये तो दोस्तों हिंदी का सब बस जो मैंने कहा उसको आप हिंदी में लिख लेना। ठीक है, क्लियर है, या फिर देख लो, यही वाला जो मैंने बोला यही लिखा हुआ है, इसको आप देख लो, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्दी, सारा अपलोड कर दिया गया, देखिए और सब कुछ समझ जाइए। बाकी अब इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा उसको भी देखना। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।